आइए दोस्तों, तो हमने देखे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बेसिकली दो पार्ट में कैसे तोड़ा जा सकता है। एक है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देयर आर 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और देयर आर 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो कि हम इस चैप्टर में डील करके चलेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी डिटेल्ड में डिफरेंस देख लेते हैं कि भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ साथ इसको लिखेंगे, आपको लिख लिख के बकायदा यहां पे समझाया जाएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका एक टेबल बनाएंगे जिस टेबुलर फॉर्म में हम इसको लिखने वाले हैं। ओके सर, चलिए, तो दिस इज फाइन। नाउ एक यहां पे भी ले ही लेते हैं। सबसे पहले लेंगे क्या? ओके, सबसे पहले हम लेंगे इसके बेसिस को। नंबर 2 पे आएगा आपका क्या? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। एंड यहां पे आएगा क्या? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, चलिए, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हो या फिर यहां पे अकाउंटिंग एजम्पशंस हो, बोथ आर सेम। इन दोनों को सेम तरीके से डील किया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस जनरली नहीं होता। ऑल्दो जब हम इसकी डीप में भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि किन किन को एजम्पशंस कहा जाता है, किन किन को कॉन्सेप्ट्स में कहा जाता है। बट मोर और लेस आप कह सकते हो कि दोनों के दोनों आपके सिमिलरली काम करते हैं। सबसे पहला डिस्टिंक्शन आता है आपका लीगल पोजिशन। सबसे पहला डिस्टिंक्शन आता है आपका लीगल पोजीशन। तो बताइए भैया कौन सा यहां पे लीगल पोजीशन एस्टेब्लिश करता है? तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है हमारे, इसके लीगल एक्सेप्टेंस होती है। इसकी जो है वो लीगल एक्सेप्टेंस होती है। लीगल एक्सेप्टेंस का मतलब कि कई सारे ऐसे लॉज भी हैं जो हमारे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे उसको कहा जाता है कि हाँ भैया इसको तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे कई सारे लॉज हैं इंडिया में जो कहा जाता है कि हाँ जी, अगर गोइंग कंसर्न की बात करो तो हम भी इसको मानते हैं, मटेरियलिटी की बात करो तो हम भी इसको मानते हैं। तो कई सारे लॉज जो है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके चलते हैं। लेकिन हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की अगर बात करें तो ये आपके बेस्ड अपॉन है कस्टम्स। मतलब इसकी कोई लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है, ये बेस्ड किसके ऊपर है? कस्टम्स के ऊपर। कस्टम्स बोले तो कि पहले से फॉलो होता आ रहा था, हमें भी ठीक ठाक लगा तो हमने भी सोचा कि फॉलो कर लेते हैं। बट एज सच कोई लीगल कंप्लायंस नहीं है, इसको फॉलो करना इतना इंपॉर्टेंट या इतना रेलेवेंट नहीं है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सेकंड बात करें तो सेकंड है आपका रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से एजम्पशंस की बात करें तो ये वो होते हैं जो कि हम यूज करते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग आवर ट्रांजैक्शंस। व्हाइल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जब आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं तो आप इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। आपको कहा जाता है कि देयर आर फ्यू बेसिक एजम्पशंस, देयर आर फ्यू बेसिक एजम्पशंस which we assume at the time of recording of transaction। मतलब कि बेसिक assumptions हैं ये while recording of transactions in the books of accounts। ठीक है, अब अगर अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो क्या इसके अंदर कोई assumptions की बात हो रही है? नहीं, जिसकी कुछ assumptions की बात नहीं हो रहा है। बेसिकली कहा जा रहा है ये कन्वेंशन जो है ये फॉलो किए जाते हैं। कब? फॉलोड while प्रिपेयरिंग क्या क्या चीज हम प्रिपेयर करते हैं? एक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा क्या प्रिपेयर करते हैं अपन? बैलेंस शीट। तो कहा क्या जा रहा है कि भैया ये जो कन्वेंशंस हैं ये जब हम पीएनएल और बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब इसको हम फॉलो करेंगे कन्वेंशंस को। बट जो हमारे अकाउंटिंग एजम्पशंस है इसको जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करेंगे तब हमें ये ध्यान में रखना होता है। इन बातों को हम मद्देनजर रख के चलते हैं। ठीक है सर, आपको बहुत ज्यादा डीप में ये चैप्टर जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को और समझ लेंगे, जब इन कन्वेंशंस को और समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल हम मोटा मोटा एक डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कॉन्सेप्ट जो है उसकी एक लीगल एक्सेप्टेंस होती है, इसकी ऐसा लीगल एक्सेप्टेंस नहीं होती। ये लोग फॉलो करते आ रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, करे ना करे कोई ज्यादा बोलने वाला अपने को नहीं है। ये जब हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं तब इसको हम
एज्यूम करके चलते हैं, इसको फॉलो करके चलते हैं, और इसको हम कब फॉलो करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। थर्ड आपका डिफरेंस आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, तो क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली, तो यहां पे ये जो है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि अपने को फॉलो करने ही होते हैं। इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नॉट सो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया कि आप इनको अप्लाई करो ना करो, इतनी कोई मारामारी नहीं होती यहां पे। ठीक है सर, अगला बेसिस क्या है हमारे डिफरेंशिएशन का, तो अगला बेसिस आता है आपके पास रोल ऑफ पर्सनल। रोल ऑफ पर्सनल, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि यहां पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एजम्पशंस की बात करें तो यहां पे कोई भी रोल नहीं होता पर्सनल का, बट यहां पे होता है। पर्सनल का रोल का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आप कोई बाइसनेस नहीं कर सकते। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जहां पे लीगली वो एप्लीकेबल है, लीगली उसकी एक्सेप्टेंस है, तो वहां पे आपका इंडिविजुअल बाइसनेस जो होता है, मतलब किसी का व्यक्ति का मन करेगा फॉलो करेगा, किसी का मन करेगा नहीं फॉलो करेगा, ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में नहीं होता। और अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको उसको क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। बट ये जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये आप फॉलो करो ना करो, यहां पे डिस्क्लोजर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगेन ये जो है इसका जो पर्सनल बायसनेस है या फिर जो पर्सनल किसी इंडिविजुअल जजमेंट की बात करें तो वो यहां पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस में रहती है, बट यहां पे किसी इंडिविजुअल की चाहत या जजमेंट यहां पे नहीं चलती, इसको आपको फॉलो करना ही पड़ता है। अगला आता है आपका यूनिफॉर्म एडॉप्शन। अगला आता है क्या, यूनिफॉर्म एडॉप्शन। तो जितनी भी एंटरप्राइजेस होंगी, मान लो एक सिटी में या एक शहर में या फिर एक देश में या फिर पूरी कंट्री के अंदर जितनी भी आपकी इंटरप्राइजेस होंगी वो इसको यूनिफॉर्मली अडॉप्ट करेगी। मतलब क्या है कि जो आपके 12 कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, 12 में से जो भी फॉलो कर रहा होगा वो 12 के 12 फॉलो करेगा। और सपोज एक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट लेट से, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर ए इंटरप्राइज ने फॉलो किया होगा तो बी अगर फॉलो कर रहा है तो वैसे ही फॉलो करेगा, सी भी फॉलो कर रहा है तो वैसे ही फॉलो करेगा। मतलब उसको अडॉप्ट जो किया जाएगा उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को सभी ने अडॉप्ट करना है और सभी ने एक जैसा ही अडॉप्ट करना है, अलग अलग तरीके से अडॉप्शन नहीं किया जाता। बट अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो यहां पे आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। रीजन बीइंग क्योंकि 4 कन्वेंशन है, सपोज किसी ने 2 फॉलो किए, 2 नहीं किए, किसी ने 1 भी फॉलो नहीं किया, किसी ने 4 फॉलो किए हैं, तो आप नहीं कह सकते कि ये जो अडॉप्शन है वो आपका यूनिफॉर्म रहता है अकाउंटिंग कन्वेंशन के केस में, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के केस में आपका यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है सर, तो दिस इज द फ्यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आइए अपने नोट्स पे वापस लौटते हैं और बात करते हैं आगे। चलिए जी, तो क्या होते हैं आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की पहले बात करेंगे। तो आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है वो सही इंफॉर्मेशन और सही और अच्छी इंफॉर्मेशन कन्वे करे यूजर को, जो कि उसके लिए ज्यादा यूजफुल हो, ज्यादा काम की हो। उसके लिए हमें अकाउंटिंग एजम्पशंस को फॉलो करने होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करने होते हैं। बेसिकली इसके अंदर कुछ अगेन वही सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि किसने फॉलो किया, सभी ने फॉलो किया है। कब, जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं तब वो इसको फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी रेफरेंस दिया गया है। ऑल्दो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आगे चल के पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है सर, हमने पीछे की पार्ट में देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू करता है कौन, आपका ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आपका इशू करते हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेसिकली मतलब क्या हुआ, ये भी आपका पार्ट होता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। इसके अंदर भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो आपको मैंडेटरली फॉलो करना पड़ता है। कब, जब आप अपनी अकाउंटिंग करते हैं, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। ठीक है सर, तो इसके अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, AS1 है, AS2 है, AS3 है, इस तरीके से बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके अंदर दिए हुए हैं। इसमें से अगर सिर्फ मैं एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेफर करूं जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ दिए हुए हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस। मतलब क्या हुआ सर कि हमने देखना है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस जो है वो टोटल कितने हैं, 12 हैं।
इन 12 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं या इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो 3 ऐसे हैं जिसको आपका AS1 भी कहता है कि हां भैया इसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बच गए 9 वो आपके हो गए अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके लिए AS नहीं कहता लेकिन स्टिल हम फॉलो करते हैं और उसकी लीगल एक्सेप्टेंस है। अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो लीगली उसको अच्छा माना जाता है, उसको लीगली कंप्लाइड माना जाता है। ठीक है सर, तो मतलब कि 12 कॉन्सेप्ट्स के अंदर से 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या 3 ऐसे एजम्पशंस हैं जिसका जिक्र AS1 में भी किया गया है। और AS1 भी ये कहता है कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करोगे तो हम ये मान के चलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एजम्पशंस, कि ये मान लिया जाएगा कि आपने ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो फॉलो किए हैं, ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं आपने फॉलो किए हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। अब कोई व्यक्ति कहता है कि भाई साहब हमें तो ये फॉलो नहीं करना, तो अगर आपको नहीं करना है तो उस केस में आपको चीख चीख के बताना पड़ेगा। चीख चीख के बताने का मतलब क्या होता है कि इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है एक्रूअल कॉन्सेप्ट का वो हमने फॉलो नहीं किया है। कब? व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसका सिंपल मतलब आप समझ पा रहे हैं कि देयर आर फ्यू एजम्पशंस जो कि कहा जाता है कि हम मान के चलेंगे। मतलब कि सपोज कीजिए ए लिमिटेड ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और आप एक व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठाया, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप रीड कर रहे हो, आप इसको पढ़ रहे हो, तो जब आप ये पढ़ोगे, जब आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपके माइंड में एक एजम्पशन सेट है। क्या एजम्पशन सेट है? कि इन्होंने ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है ये तो फॉलो यहां पे हो ही रहा होगा, ये तो इसके अंदर लग ही रहा होगा, गोइंग कंसर्न तो यहां लगा ही होगा, कंसिस्टेंसी तो लगा ही होगा, एक्रूअल तो यहां पे लगा ही होगा। और अगर नहीं तो जब आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो यहां पे कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर दे रखा होगा कि हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो है वो फॉलो नहीं किया है व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टेटेड अबव। ठीक है सर, तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ एजम्पशंस जिसको कहा जाता है कि आपको फॉलो करना ही करना है। आप कुछ नहीं कहोगे तो हम मान के चलेंगे कि आपने फॉलो कर रखा है, अनलेस अदरवाइज कि आप चीख चीख के इसको डिस्क्लोज कर दो। ठीक है सर, तो कौन कौन से ऐसे हैं? तो 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हो गए आपके, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को सेम मानते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि ये जो बाकी की 9 दिए हुए हैं ये तो पता ही है कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन AS1 में इन तीनों को क्या कह दिया गया? इन तीनों को कह दिया गया एजम्पशंस। इन तीनों को क्या कह दिया गया? एजम्पशंस। क्यों कहा गया सर ऐसा? क्योंकि एज्यूम नहीं करोगे तो डिस्क्लोजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाओगे। मतलब कि किसी व्यक्ति ने अगर ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया तो हम तो ये माने बैठे हैं कि भैया आपने फॉलो किया होगा, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसलिए इस AS1 में इसको क्या बोल दिया गया? एजम्पशंस बोल दिया गया। तो ओवरऑल हम इसलिए कहते हैं कि भैया एजम्पशंस कोई बोले या कोई कॉन्सेप्ट बोले, बोथ आर सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्वेंशंस डिफरेंट हो जाएंगे लेकिन एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके सेम होते हैं, जो कि किसी भी अकाउंटिंग के अंदर फॉलो किए गए होंगे, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस अदरवाइज डिस्क्लोज्ड। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो क्या आपको डिस्क्लोजर की आवश्यकता है? हाँ जी, डिस्क्लोजर की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता नहीं है। ये मान के चला जाता है कि भैया आप एक समझदार अकाउंटेंट है और अपनी समझदार फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इस सबको फॉलो कर ही रहे होंगे। बट इन तीनों को स्पेसिफाई अलग से किया गया है, कहां पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर। इसलिए थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस और थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी होना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि AS1 जो है वो आपको मैंडेटरीली अप्लाई करना होता है, ये भी आपको मैंडेटरीली अप्लाई करना है। क्यों? ताकि आप यूनिफॉर्मिटी ला सको, ताकि आप कंसिस्टेंसी ला सको, ताकि ज्यादा मीनिंगफुल आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो। ये सारी बातें यहां पे हैं, लेकिन ये एज पर लॉ आपको मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। चलिए सर, गॉट दिस पॉइंट। नाउ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? आगे सीखेंगे। कंसिस्टेंसी क्या होता है? आगे सीखेंगे। एक्रूअल क्या होता है? आगे सीखेंगे। इसके अलावा यहां पे आपके पास 9 और कॉन्सेप्ट हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। हाँ जी, ये आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था। फर्स्ट चैप्टर में जब आपने लिमिटेशंस देखी थी अकाउंटिंग की, तो लिमिटेशंस में आप लिखते थे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये एक लिमिटेशन कहलाती थी अकाउंटिंग की, तो इसके बारे में आपको कुछ कुछ बेसिक पता है पहले से। नाउ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सर ये भी हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कि भैया मनी में ही मेजर करना होगा।
अगर आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको अकाउंटिंग में लेके नहीं आ पाओगे, उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो ये आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा मैचिंग कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जिसको हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट या फिर वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये पढ़ के आगे चलेंगे। ठीक है सर, इसी में मैंने नंबरिंग में चेंज नहीं किया, नंबरिंग को कंटिन्यू करते हुए और 4 बातें आपको बता दी हैं इसी के साथ साथ, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं सर? कन्वेंशंस वो होते हैं कि कुछ ऐसे कस्टम्स, कुछ ऐसी प्रथाएं जो कि जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस का पार्ट होती है, मतलब कि ये वो प्रथाएं हैं जो कि सब फॉलो करते आ रहे थे तो हमने भी फॉलो कर लिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपसे कहा जाता है कि भैया प्रथा क्या है कि जब भी आप किसी घर में घुसते हो तो आप बाहर अपने स्लीपर्स या शूज जो है वो उतार देते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज द कस्टम। ये जनरली आपको सिखाया गया है कि ऐसे करना होता है। किसी भी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं तो हम उसके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। दिस इज व्हाट कस्टम। क्या सभी लोग इसको फॉलो करते हैं? नहीं सर, सब लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। बट आप अगर फॉलो करो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो जाएगी? नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दीज आर दी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, मतलब ये वो कन्वेंशंस हैं, वो प्रथाएं हैं जो कि लोग फॉलो करते आ रहे हैं तो हम भी कहते हैं चलो हम भी फॉलो कर लेते हैं, क्या ही नुकसान हो जाएगा। बट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं होती है। बट सभी अकाउंटेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ भैया तू भी फॉलो कर रहा है, चलो मैं भी फॉलो कर लेता हूं। तो कॉमन कंसेंट है यहाँ पे अकाउंटेंट्स के बीच में कि हाँ राम ने फॉलो किया, श्याम ने भी फॉलो किया, मोहन ने भी फॉलो किया, और इस तरीके से सभी लोगों ने इसको फॉलो कर लिया। क्या नाम है सर इसका? पहला है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी सर क्या होता है? ये कुछ मटेरियल जैसा है क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी मटेरियल जैसा नहीं है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आराम से इसको डिटेल में समझेंगे आगे। अगला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, अगला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जिसको हम प्रूडेंस भी कहते हैं, और अगला है कन्वेंशन ऑफ टाइमलाइननेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देयर आर 4 कन्वेंशंस। इन 16 बातों को हम आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। 16 बातें हम इसके अंदर डिटेल में लेके चलेंगे, 1 से लेके 16 तक आप सीखोगे। ये 16 बातें आपने सीख ली, आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा, और देखोगे कि आप इन्हीं के ऊपर बेस्ड कई सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, और उन सारे सवालों को हम बहुत ही ईजी वे में कर पाएंगे इन 16 बातों को तमीज से सीखने के, समझने के बाद। ठीक है सर, चलिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? हमने बेसिक देख लिया कि सर गैप क्या होता है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आते हैं, लेकिन उसको हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमने 2 वैरायटी देखी, एक देखा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक देखा अकाउंटिंग कन्वेंशन। उन दोनों के बीच में हमने डिफरेंशिएशन भी देख लिया कि इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करने को पेपर में आ जाए तो हमें किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद हमने देखा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर 12 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें से कि 3 को अलग पार्ट कर दिया गया जो कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में कवर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, FAA। और उसके अलावा जो 9 है वो अदर कॉन्सेप्ट्स के पार्ट होते हैं, जिसको हम अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कह के चलते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात की, जिसको हमने कहा गया कि काइंड ऑफ कस्टम है या फिर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है जो कि सभी अकाउंटेंट लोग फॉलो करके चलते हैं। कोई हानि नहीं अगर आप फॉलो करो या फॉलो ना करो। तो ऐसे हमने 4 कन्वेंशंस को यहां पे देखा है। चलिए जी, तो दिस इज ऑल। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर कवर करेंगे हम 1 बाय 1 सभी को।